बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत बल और विद्युत बल से संबंधित कूलम का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत बल और विद्युत बल से रिलेटेड कूलम का नियम। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले टॉपिक नेम लिखते हैं और फिर आराम से इसको समझते और देखते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक नेम है विद्युत बल और विद्युत बल से संबंधित कूलम का नियम। आज का टॉपिक नेम है भाई, क्या है बच्चा लोग बोलो? आज का टॉपिक नेम है विद्युत बल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत बल के बारे में और साथ में पढ़ने वाले हैं कूलम का नियम। साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम का नियम। तो आज का टॉपिक नेम क्या है भाई? तो विद्युत बल और कूलम का नियम। इसकी इंग्लिश की बात करें तो विद्युत बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल को क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं इसको। और कूलम के नियम, इसको लिख लेंगे कूलम्स लॉ। इसको लिख लेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है। अब यहां पे एक तरह से कहे तो दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है विद्युत बल के बारे में और फिर पढ़ेंगे कूलम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले बिना देर किए हम लोग जानेंगे कि विद्युत बल क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबको पता है कि जो आवेश है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। यानी एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो ये तो हुआ आवेश का प्रकार। अब अगर हम बात करें कोई भी दो आवेश, चाहे वो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो या एक प्लस हो एक माइनस हो, अगर उसको कुछ दूरी पर रख दे तो इन आवेशों के बीच में एक बल लगता है और उसी बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों आवेश की प्रकृति समान हो गई, यानी दोनों प्लस प्लस हो गया या दोनों माइनस माइनस हो गया, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। और एक प्लस और एक माइनस हो जाए, एक प्लस एक माइनस हो जाए या एक माइनस एक प्लस हो जाए, यानी जब बात करें विपरीत प्रकृति के आवेश के, तो वहां पे लगेगा आकर्षण विद्युत बल। बात क्लियर है? तो चलिए नोट करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन है, अच्छा सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले भाई? हम लोग पढ़ने वाले विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल किसको बोलेंगे भाई? तो दो बिंदु आवेशों, कब आवेश चाहिए? तो दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है भाई। उम्मीद करते हैं आपको यह डिफिनेशन समझ में आया भी होगा। विद्युत बल किसे कहते हैं? तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे कितने आवेश की बात हो रही है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच। कितने बिंदु आवेशों के बीच? तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, ये आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल। यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत बल कहते हैं। यानी विद्युत बल का मतलब है आवेशों के बीच में लगने वाला बल। विद्युत बल का मतलब क्या हुआ बच्चा? तो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। जैसा कि यहाँ नेचर की बात करें तो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा देखिए। अब यहां पे कंडीशन नंबर 1 हम ले ले, अगर यहां से नोट कर ले अगर बात को, यहां पे नोट, तो देखिए समान प्रकृति के
आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। कौन लगेगा भाई? तो प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। ठीक है बच्चा। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? तो प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। यानी उनकी अगर नेचर सेम होगी, जैसे नहीं समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो तो आप समझा देते हैं, हम लोग समझने के लिए ही तो बैठे यहाँ पे। अब इससे मान लो यहां पे हमने एक आवेश ले लिया, दूसरा आवेश हमने यहां पे ले लिया। अब यहां पे क्या है कि हमने ले लिया प्लस Q1 और यहां पे हमने ले लिया प्लस Q2। ठीक है, तो दोनों का ही नेचर हमने क्या ले लिया? प्लस। दोनों का नेचर हमने क्या ले लिया? प्लस। इनके बीच की निश्चित दूरी हमने ले ली R। ठीक है, तो यहां पे दोनों आवेश के अगर नेचर की बात करें तो दोनों क्या है? प्लस है। तो यहां पे जो ये दोनों आवेश एक दूसरे पे जो बल लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पे कैसा बल लगाएंगे? तो प्रतिकर्षण, यानी बाहर की ओर। ये सटना नहीं चाहेंगे, ये उधर बल लगेगा, इस पे इधर बल लगेगा। यानी दोनों आवेश एक दूसरे से सटना नहीं चाहेंगे, बल्कि दूर जाना चाहेंगे। आपको सर प्लस प्लस में ऐसा, और अगर दोनों माइनस होता तो क्या होता? तो भी बच्चा वही होता। जैसे दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, जैसे एक आवेश यहां ले लिए, एक आवेश यहां ले लिए, मान लो दोनों माइनस माइनस है, इनके बीच की दूरी जो बच्चा है वो कितना है? R। इनके बीच का जो केंद्रीय दूरी है सेंटर से, वो है R। इस पे क्या है? मान लेते हैं हम माइनस Q1 चार्ज है, इस पे बच्चा माइनस Q2 चार्ज है। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा? तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इस पे बल लगेगा इधर और इस पे बल लगेगा इधर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चा? प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये किसको दिखला रहा है? ये प्रतिकर्षण को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है? प्रतिकर्षण को। बात समझ में आ गई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। इतना बात समझ में आया? प्रतिकर्षण विद्युत बल कब लगेगा? तो प्रतिकर्षण विद्युत बल तब लगेगा प्रतिकर्षण विद्युत बल कब लगेगा? तो प्रतिकर्षण विद्युत बल तब लगेगा जब दोनों प्रकृति क्या हो? दोनों आवेश की प्रकृति क्या हो? समान हो। अब आते हैं यहां पे, अगर विपरीत प्रकृति हो जाए तो क्या होगा भाई? तो विपरीत प्रकृति अगर हो गया तो उसके बीच में आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, नोट दो है, विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण, ध्यान रखना बच्चा लोग, कैसा? आकर्षण विद्युत बल लगता है। आकर्षण विद्युत बल लगता है। आकर्षण विद्युत बल लगता है। अगर विपरीत प्रकृति हो गया तो उसके बीच में कैसा लगेगा? तो आकर्षण लगेगा। जैसे यहां पे देख लो, जैसे मान लो यहां पे बच्चा एक प्लस है और दूसरा मान लो यहां पे क्या है? माइनस है। दूसरा यहां पे क्या है? माइनस है। ठीक है, इस पे चार्ज मान लेते हैं प्लस Q1 और इस पे चार्ज मान लेते हैं माइनस Q2। इनके बीच की जो सेंट्रल दूरी है ना बच्चा, उसको मान लेते हैं हम लोग R, सेंट्रल दूरी, केंद्रीय दूरी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, यानी जब विपरीत नेचर का मिलेगा तो वहां पे क्या होगा? आकर्षण। और समान नेचर जब होगा, जब सेम नेचर होगा, तो वहां पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, और जब प्लस माइनस होगा तो आकर्षण। जब माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण, जब माइनस प्लस होगा तो आकर्षण। यानी जब समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो वहां पे प्रतिकर्षण, और जब विपरीत प्रकृति का रहेगा तो वहां पे आकर्षण। इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं कूलॉम के नियम को देखते हैं।
ये हो गया विद्युत बल। अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं कूलॉम का नियम। तो अगला टॉपिक दूसरे नंबर हम देख लेते हैं कूलॉम का नियम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दो आवेश के बीच में बल लगता है और उस बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, तो उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। अब इसी बल से संबंधित कूलॉम का नियम है। देखिए क्या है कूलॉम का नियम। मान लेते हैं दो आवेश है मेरे पास, कितने आवेश है, दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है। एक आवेश को हमने यहां पे ले लिया और एक आवेश को यहां पे ले लिया, ठीक है, हमने दो आवेश ले लिया, यहां पे दो आवेश ले लिया। एक आवेश को हमने यहां पे ले लिया Q1 और दूसरे आवेश को ले लिया हमने Q2। ऐसे अगर कोई साइन नहीं दिया गया तो प्लस प्लस हो गए, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि दोनों आवेश एक दूसरे पे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बराबर बल लगाएंगे, क्योंकि दो आवेशों के बीच में बल लगेगा। अब ऐसा है कि मान लेते हैं इनके बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस है, यानी केंद्रीय दूरी जो है, उसको हम लोग R मान लेते हैं, ये केंद्रीय दूरी है। इसलिए हम लोग जो विद्युत बल लगता है वो उसको हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। जो विद्युत बल है वो कैसा बल है, तो केंद्रीय बल है, क्योंकि ये दूरी कहां से मापी जाती है, सेंटर से। अब दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या करेगा, बल लगाएगा। इस पे जो बल लगेगा इधर और इस पे बल लगेगा इधर, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दोनों आवेश एक दूसरे पे बराबर बल लगाते हैं। अब कूलॉम साहब का कथन क्या है, तो कूलॉम साहब कहते हैं कि अगर दो आवेश को R दूरी पर रख दिए तो दोनों आवेश के बीच में जो विद्युत बल लगेगा ये दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए कथन को पहले लिख लेते हैं। कथन है कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम का कथन क्या है भाई, कूलॉम के नियम का कथन क्या है, तो कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, कितने, दो बिंदु आवेशों के बीच, कूलॉम के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, कूलॉम के, किनके बीच लगेगा, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और आवेशों के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब बताओ विद्युत बल को हमने क्या माना है, तो विद्युत बल को हमने माना है भाई F। विद्युत बल को क्या माना है, F। विद्युत बल को हमने क्या माना है, F। और ये समानुपाती होगा किसके,
तो दोनों आवेशों के परिमाण के, तो एक हो गया मोड Q1 और दूसरा हो गया मोड Q2। अब परिमाण हो गया इसके गुणनफल के, तो दोनों गुणन हो गया, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, संबंध मिल गया, F समानुपाती मोड Q1 Q2 बटा में R²। दोनों आवेशों के Q1 है Q2 है, बीच की दूरी क्या है R, तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा F, और जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियंतांक आएगा K, और तब हो जाएगा मोड Q1 इंटू मोड Q2 अपॉन R²। क्या हो गया, मोड Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हटाया तो एक नियंतांक आ गया। अब प्रश्न है कि K क्या है, जहां K जो है भाई एक समानुपाती नियंतांक है। एक K क्या बच्चा, एक समानुपाती नियंतांक है। ये जो K आया है एक समानुपाती नियंतांक है, एक समानुपाती नियंतांक है, तथा इसका मान एसआई पद्धति में, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो K आया है ना बच्चा, ये जो K आया है इसका मान, ये K एक नियंतांक है, और इसका मान एसआई पद्धति में हवा या निर्वात के लिए कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बात समझ में आई, यानी ये जो समानुपाती नियंतांक आया है K, इसका मान माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। तभी तो बोले हवा या निर्वात के लिए, यानी माध्यम बदलेगा तो ये K का मान बदल सकता है। दूसरा चीज बोले हैं कि एसआई पद्धति में, इसका मतलब है कि ये मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है, यानी एसआई के लिए अलग होने वाला है, सीजीएस के लिए अलग होने वाला है। तो 2 नंबर में अगर पूछ दे कि जो विद्युत बल नियंतांक है या कूलॉम का जो नियंतांक है वह किन 2 बातों पर निर्भर करता है, तो आप बोल दीजिएगा पहला तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और दूसरा आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है। अब ये K का मान जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं, और अगला पेज पे हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू, तो हो गया बच्चा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड Q1 इंटू मोड Q2 अपन कितना हो गया बच्चा, तो R², ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका कूलॉम के नियम का सूत्र हो गया। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, उसका सूत्र क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड Q1 इंटू मोड Q2 अपॉन R²। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लो, रिपीट कर लेते हैं। कूलॉम का नियम क्या कहता है बच्चा, तो कूलॉम का नियम कहता है, कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश ले लिए, एगो Q1 एगो Q2, अब बीच का दूरी क्या ले लिए R, तो लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो देखो यहाँ समानुपाती हो गया, ऊपर है, अब बीच की दूरी के वर्ग, तो R² ले लिए, इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और इस समानुपाती को हटाए तो एक नियंतांक आ गया K, जहाँ K एक समानुपाती नियंतांक है, और इसका मान जो है साई पद्धति में हवा या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस अनुसार ये फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड Q1 इंटू मोड Q2 अपॉन R²। जहां अब यहां पे भाई देख लो, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की क्या कहते हैं भाई, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं,
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, तथा इसका मान एसआई पद्धति में निर्वात के लिए किसका मान, एप्सिलॉन नॉट का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान एसआई पद्धति में निर्वात के लिए कितना होता है, 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कितना होता है बच्चा, इस वैल्यू को याद रखिएगा, 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो जब इसमें 4 पाई का मान 3.14 या 22/7 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 रख के सॉल्व किया गया तो इसका मान लगभग आया 8.98। एग्जैक्ट में कितना था, 8.98 गुणे 10 के पावर -12 सॉरी 10 के पावर 9, तो उसी को हम लोग लगभग में लिख लेते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 और इसका मात्रक होगा इसका उल्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चा, यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा, Q1 Q2 दिया रहेगा, बीच का दूरी दिया रहेगा, ये दोनों Q1 Q2 रहेगा, बीच का दूरी रहेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 गुणे, यहां पे देख लीजिए इसका मान यहां पे लिखे हैं 9 गुणे 10 के पावर 9, एसआई पत्ती में कितना होगा 9 गुणे 10 के पावर 9। क्लियर है यहां तक। अब बात करें ये निर्वात के लिए हुआ, अगर कोई माध्यम होता तो क्या होता, यहां पे देख लीजिए, अगर यहां पर हम बात करें, नोट कर लोगे, नोट, इसे मान लीजिए यहां पे हम कहे एक आवेश यहां पे है, एक आवेश यहां पे है, तो ऊपर जाके देखा कर, यहां पे मान लीजिए एक हमने क्या मान लिया Q1, दूसरा यहां पर हमने क्या मान लिया Q2, बीच का दूरी बच्चा हमने क्या मान लिया R, क्या मान लिया R। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, कोई माध्यम को फिलअप कर देते हैं, इसके बीच में हम क्या करते हैं, माध्यम फिलअप कर देते हैं, ऐसे ऐसे माध्यम डाल देते हैं इसमें, ऐसे क्या किए, ऐसे माध्यम डाल दिया और इस माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसको हमने एप्सिलॉन R ले लिया, इस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन R ले लिया, इस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता को हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन R ले लिया। दिख रहा है, ये जो माध्यम है इसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता को हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन R। तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े वहां पे दोनों आवेशों के बीच में कुछ नहीं था, यानी बोले तो एक तरह से हवा था, दोनों आवेशों के बीच में क्या था, हवा, एक Q1 एक Q2, अब बीच का दूरी R दिखाए और वहां पे कोई माध्यम फिलअप नहीं हुआ था, यहां देख रहे हैं खाली खाली है, तो सूत्र आ गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब जाके ये सूत्र वैलिड हुआ। लेकिन अगर मान लो दोनों के बीच में कोई माध्यम को फिलअप कर दे तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, अब यहां पे देख लीजिए क्या होने वाला है, यदि 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 दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन R आपेक्षिक, दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भरा हो, माध्यम भरा हो तो विद्युत बल होगा,
तब ये विद्युत बल जानते हो बच्चा कितना हो जाएगा, विद्युत बल होगा। अब इस स्थिति में विद्युत बल क्या हो जाएगा, तो अब जब माध्यम भर दिए तो थोड़ा बल में रुकावट आ जाएगा, कमी आ जाएगा, और जितना माध्यम का परावैद्युतांक होगा उसी अनुपात में कम होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो हवा था, दो आवेशों के बीच में हवा था, उनके बीच में 100 न्यूटन का बल लग रहा था। अब उसमें क्या था कि दो आपेक्षिक, यानी एक ऐसे माध्यम को रख देते हैं जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक 2 है, तो अब जो विद्युत बल लगेगा वह उसी अनुपात में कम हो जाएगा, यानी 100/2 हो जाएगा, यानी 85 न्यूटन लगेगा। अगर मान लो उस माध्यम का परावैद्युतांक 4 होता, तो अब जो नया बल लगेगा वो उसी अनुपात में कम हो जाएगा, यानी 100/4 25 न्यूटन लगेगा। अब बल घट जाएगा, अब बीच में माध्यम आ गया तो बल को रोक रहा है, समझ गए? तो अब जो बल लगेगा हो जाएगा 1/4 पाई और साथ में यहाँ पे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R²। ये बल लगेगा, बात समझ गए? ये बल लगेगा आपका यहाँ पे ये बल लगेगा, ये वाला बल लगेगा आपका। चलिए, अब जब माध्यम को फिलअप किए हैं तो यहां पे क्या लिख देते हैं, m से मीडियम हो जाएगा, तब फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, पहले सेलेक्ट कर लेते, थोड़ा सा इसके साइज को हम छोटा करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमको कुछ लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बच्चा देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर क्या था, तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या था, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो जब एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता में आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणा करते हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त होती है, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड लिख देते हैं, चूंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। अब उस आधार पर अगर फॉर्मूला देख ले हम, तो हमारा फॉर्मूला हो गया एम इक्वल टू 1/4 पाई, देखो जहां एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, जहां एप्सिलॉन लिख देंगे, मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, अब बटा में कितना हो जाएगा, R²। बात क्लियर है? तो ये आपका विद्युत बल का फॉर्मूला हो गया कूलॉम के नियम द्वारा, और यहीं पे आपका कूलॉम का नियम जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बटा में R²। अगर कोई माध्यम भर दे तो उसके परावैद्युतांक से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको थोड़ा सा बता दें, कुछ खास माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, कुछ खास यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ खास माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो पूछने वाला वही बता रहे, कुछ खास माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ऐसे 2-4 है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर जरूरत पड़ेगा तो वो खुद आपका अगर न्यूमेरिकल में अगर कहीं यूज होगा तो क्वेश्चन उसको देता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, 1-2 है जो पूछता है। जैसे अगर हम बात करें हवा के लिए, तो अगर हम बात करें हवा के लिए, तो हवा का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, हवा के लिए अगर हम बात करें हवा के लिए, तो एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वह 1 होता है हवा के लिए, और साथ में निर्वात के लिए। अगर बात करें हम जल के लिए, तो जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, जल के लिए होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता 81,
या कहीं कहीं 80 भी दे देगा। अब दोनों में जो ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक कर लेंगे। अब आप ये मत करना, लोढ़ागिरी मत करना कि दोनों दे देगा। तो तुम्हारे जैसा लोड नहीं है जो पेपर को सेट करते हैं, बहुत विद्वान लोग होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस मैन टीचर होते हैं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि दोनों आ जाएगा, दोनों नहीं आएगा, कोई एक ऑप्शन में देगा, ठीक है। तो 80 या 81, कुछ बुक 80 देते हैं, कुछ 81 देते हैं। और अगर धातु की बात करें तो धातुओं के लिए जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है भाई, वो कितना होता है? तो धातुओं के लिए अनंत होता है। कितना होता है बच्चा? धातुओं के लिए अनंत होता है। और ऐसे मुख्य यही तीन है, यही तीन मेन है। ये जो तीन लिखे हैं यही तीन मेन है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है 2 और 3, 2 और 3 पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और जान लीजिए, एबोनाइट, एबोनाइट। अगर एबोनाइट के लिए कहे तो जानते हो बच्चा कितना होता है? एबोनाइट के लिए होता है 2.8। और अगर यहां पे अंबर बोले, अंबर के लिए जैसे आप पढ़िएगा, एबोनाइट के छड़ को जब अंबर से रगड़ा जाता है तो चार्ज डेवलप करता है। तो इसके लिए भी इतना ही होता है 2.8। ये दोनों का सेम होता है, ठीक है। और यहां पे एक नोट कर देते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग, यहां पे याद रखिएगा, हवा को छोड़ के, हवा के अतिरिक्त, हवा के अतिरिक्त अन्य सभी माध्यम के लिए, हवा के अतिरिक्त अन्य सभी माध्यम के लिए, अन्य सभी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, अन्य सभी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। पता है बच्चा क्या होगा? मतलब हवा को छोड़ दो बस, हवा के लिए 1 होता है, जल के लिए 81, 80, धातु के लिए अनंत होता है, एबोनाइट के लिए 2.8, अंबर के लिए 2.8। अब ऐसे बहुत सारे माध्यम है, सबको हम लोग याद नहीं कर सकते। तो आपको अगर न्यूमेरिकल में कहीं यूज होगा तो बुक खुद देगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बस इतना याद रखना है कि हवा के अतिरिक्त अन्य सभी माध्यम के लिए, अन्य सभी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है। कितना होता है बच्चा? 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। अब यहां पे अगर एक छोटा सा हम क्वेश्चन दे दे यहां पे, तो थोड़ा ध्यान से सोच के बनाना बच्चा। एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव दे दे यहां पे, क्वेश्चन है एक माध्यम, एक माध्यम की आपेक्षिक, एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो सकती है, एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो सकती है, ठीक है बच्चा। ये नहीं बोला कि माध्यम है क्या, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये चर्चा में नहीं है कि कौन सा माध्यम लिया है, तेल लिया है कि गाय के घी लिया है कि गोबर लिया है, कुछ चर्चा नहीं है। सोना लिया है कि चांदी लिया है कि पानी लिया है कि किरासन लिया है, पेट्रोल लिया है, डीजल, कोई चर्चा नहीं है। खाली इतना कह दिया एक माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए दे दिया -2, ऑप्शन बी दे दिया 0.5, ऑप्शन सी दे दिया -4, ऑप्शन डी दे दिया 8। अब आपको बताना है यहां पे कि एक माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता इसमें से कौन हो सकता है, और आप इसका जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा सोचोगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो हवा के अतिरिक्त अन्य सभी माध्यम के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन?
एक से अधिक कौन है? 8। क्लियर है? अब यहां से अगर हम ऑब्जेक्टिव का है तो ये भी हो सकता है, एक और ऑब्जेक्टिव यहां पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें, ये हो गया कि माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये फेमस क्वेश्चन है, जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जल का और धातु का बहुत बार पूछा है। जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी देता है, विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता की जगह परावैद्युतांक भी देता है, 0, 1, 81, इंफिनिटिव, अपरिभाषित। जल्दी से बोलिए कौन सा होगा? तो जल की अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी होती है? 81। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है? हाँ, ये पूछा जाता है, धातुओं के लिए भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को कहता है परावैद्युतांक। धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है, मान लो 0 है, बी जो है 81 है, सी जो भाई 1 है और डी जो है अनंत है। तो धातुओं के लिए क्या होता है बच्चा? तो धातुओं के लिए होता है अनंत, अपरिभाषित। क्लियर है? धातुओं के लिए क्या होती है? अपरिभाषित। यहां से क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी हम बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की, का मान होता है। इसका मान पूछ देता है कितना होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देता है। ऑप्शन ए दे देता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम दे देता है। ऑप्शन बी दे देता है 9 गुणे 10 के पावर 9 दे देता है। ऑप्शन यहां पे मान लो दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दे दिया। फिर आपको सी दे दिया 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डी दे दिया कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या बोलोगे? तो यहां पे आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 8.854 गुणे 10 के पावर -12। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी दे देता है, यहां पे ऑब्जेक्टिव में रहता है, इनमें कौन सा संबंध सत्य है? इनमें कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर ए रहता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा में एप्सिलॉन आर। बी रहता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर बटा में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी रहता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और डी में रहता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको बताना है, दो एक पैटर्न पे दिया, दो एक पैटर्न पे दिया, कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा रिलेशन इसमें सही है बच्चा? आपको यह बताना है कौन सा संबंध सही है। तो देखो, अगर कूलॉम नियम की बात करें तो हम लोग ये एक जगह लिखे थे, यहां पे देखिए, यहां पे एक रिलेशन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दिख रहा है ये रिलेशन? यहां पे
यहां पे दिख रहा है बच्चा, यहां पे देखो, यहां पे ये रिलेशन दिख रहा है ना। तो इसके बदले में हमने यहां पे लिखा था, यहां पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। ये संबंध होता है, यानी अगर निर्वात की विद्युतशीलता को माध्यम के अपेक्षिक विद्युतशीलता में गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता मिलती है। ये एप्सिलॉन क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है भाई, तो माध्यम की विद्युतशीलता है। तो बताओ यहां पे कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है यहां पे। अब थोड़ा सा देख लीजिए और एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के, यदि दो आवेशों के, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मान लो पहले 10 मीटर था तो 20 मीटर कर दिया जाए, 15 मीटर कर दिया जाए, समझ रहे हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत बल, अब बताना आपको कि विद्युत बल पे क्या फर्क पड़ेगा, दूरी को तो बढ़ा दिया, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो विद्युत बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत बल बढ़ जाएगा, यानी दूरी जैसे ही बढ़ाओगे विद्युत बल बढ़ जाएगा, ये कह रहे हैं हम। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है घट जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है भाई घट जाएगा, कह रहा है कि अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो बल घट जाएगा। सी कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी दूरी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल जेव के तेव रहेगा। और डी कह रहा है बच्चा कि कोई नहीं, यानी ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये आंसर नहीं है। तो आप जल्दी से बताओ कि बीच की दूरी बढ़ा देने पे विद्युत बल पे क्या फर्क पड़ेगा। आराम से सोचो, ये सब बोर्ड में आपको मिलने वाले हैं, ग्रांटेड एकदम। यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। तो बोलिए क्या होगा, बोलो। तो यहां पे हो जाएगा, बोलेंगे हम क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, यानी दूरी के साथ उल्टा संबंध है। तो दूरी बढ़ाओ तो बल क्या होगा, घट जाएगा, दूरी बढ़ाओ तो बल क्या होगा, घट जाएगा। यहां विद्युत बल से एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। कुलंबीय बल, कुलंबीय जो बल है, कुलंबीय जो बल है वह है, कुलंबियन फोर्स जो है वह क्या है, कुलंबीय बल है, ठीक है। यानी कुलंब के नियम में जो बल मिला वह क्या है, आपको ये बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है विद्युत बल है, बी में बताना है केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, सी में कह रहा है कि दोनों है, दोनों मतलब ए और बी, और डी में कह रहा है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कोलंबियन जो फोर्स है, जो कोलंबीय बल है वो कौन है। तो पहले तो दो आवेशों के बीच में लगता है तो इसलिए विद्युत बल भी है, और दो सेंटर से नापा जाता है, दोनों आवेश के सेंटर से दूरी नापा जाता है, तो केंद्रीय बल भी है। तो इस अनुसार जो फाइनल आंसर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, सी, दोनों। क्लियर है। अब यहां से कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, आगे काम करेगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। यहां पे क्वेश्चन आपका ये है, एक छोटा सा थ्योरी मान लीजिए,
हवा या निर्वात में, यदि हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच, यदि हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच F बल लगता है, F बल लगता है, F बल लगता है, कितना बल लगता है बच्चा? F। यदि हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है? F। तो आवेशों के बीच, तो आवेशों के बीच एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला, बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, वाला माध्यम भरने पर, माध्यम भरने पर विद्युत बल जो है, अगर उसको F डैश मान ले तो विद्युत बल जो है F बटा एप्सिलॉन आर हो जाता है। यानी जितना परावैद्युतांक रहेगा उसी के रेशियो में बल घट जाएगा। इसको एग्जांपल से हम क्लियर कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि अगर दो आवेश हवा में है या निर्वात में है, तो मान लो उस समय बल कितना लग रहा था? 1। अगर उन्हीं आवेशों के बीच में एक माध्यम भर दे एप्सिलॉन आर वाला, तो अब जो नया बल लगेगा वह F बटा एप्सिलॉन आर लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप, इस थ्योरी को समझिए कैसे क्वेश्चन में कहेगा। बनाने की झंझट नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बनाना नहीं है। मतलब पहले समझो, जैसे मान लो हवा में दो आवेशों के बीच 40 न्यूटन बल लगता था। दो आवेश से कितना परिमाण है, क्या दूरी है, कोई मतलब नहीं है। कितनी दूरी है, क्या आवेश है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो दो आवेश हवा में है, उनके बीच 40 न्यूटन का बल लगता है। और अगर अब उन्हीं आवेशों के बीच में बिना कोई छेड़छाड़ किए, आवेश का परिमाण नहीं बढ़ाना है, दूरी को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी आवेश की स्थिति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, अब उसके बीच में एक माध्यम भर दो और उस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता मान लो 3 है, तो बल तो प्रभावित होगा। तो जो नया बल बनेगा पता है कितना होगा? 40/3, उसी रेशियो में घट जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आओ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्या क्वेश्चन है? वायु में दो आवेशों के बीच, वायु में दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, वायु में दो आवेशों के बीच 120 न्यूटन बल लगता है। 120 न्यूटन बल लगता है, यदि बल लगता है, यदि आवेशों के बीच, यदि आवेशों के बीच, यदि आवेशों के बीच एप्सिलॉन आर, वायु में दो आवेशों के बीच 120 न्यूटन का बल लगता है। हमको पता है, आप तुरंत आंसर कर दोगे। कितना बल लगता है? 120 न्यूटन बल लगता है। यदि आवेशों के बीच एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, या अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो, परावैद्युतांक वाला, परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, तो विद्युत बल, तो विद्युत बल हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा पैटर्न पे है। एयरफोर्स नेवी में भी पूछ सकता है, या आपको नीट वगैरह का ऑब्जेक्टिव में ये दे सकता है। कह रहा है कि हवा में दो आवेशों के बीच 120 न्यूटन बल लगता है। यदि आवेशों के बीच में एप्सिलॉन आर अपेक्षिक परावैद्युतांक वाला
अपेक्षिक विद्युतशीलता वाला या परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा, नया विद्युत बल क्या होगा। ये इसके ऑप्शन देखो कितने सुंदर ऑप्शन है, एकदम खूबसूरत है। 120 न्यूटन है, दूसरा है 360 न्यूटन है, सी जो है वह 40 न्यूटन है, और डी जो है वह है 180 न्यूटन। तो सोचो और बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा, जल्दी। तो यहां पे क्या बोला है, एफ बटा एप्सिलॉन आर हो जाता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 40। समझ गए कैसे, क्योंकि यहां पे एफ का मान कितना दिया, पहले 120 दिया है, एफ का मान कितना दिया है तो 120 दिया है। एप्सिलॉन आर यदि आवेशों के बीच में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला, नहीं, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए। अच्छा यहां पे और लिख लीजिए, एप्सिलॉन आर यहां पे थोड़ा सा छोड़ देते हैं, चलो ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ये यहां पे एक ऑप्शन और जोड़ लेते हैं, ये ठीक है। अब इसके अनुसार जो क्वेश्चन है हमारा वहां पे एक लिख दे रहे हैं 120 न्यूटन बटा में एप्सिलॉन आर, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो एफ बटा एप्सिलॉन आर करना है ना हमारा, तो एप्सिलॉन आर से भाग दे दो तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा ये हो जाएगा। ये कब होगा, अगर एप्सिलॉन आर का मान अगर हम 3 बोले होते, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखे होते कि एप्सिलॉन आर बराबर 3, तो वहां पर हो जाता 40 न्यूटन। बात समझ में आ गई, बोलिए क्लियर है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तनशील हो या परिवर्तित होता हो या बदल दिया जाता हो, तो विद्युत बल होगा। तो अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बदल रही होगी तो उसके लिए आप बल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिएगा, F1R1 स्क्वायर इक्वल टू F2R2 स्क्वायर। अब ज्यादा लॉन्ग में बनाने की जरूरत नहीं है, यही से आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करके बना लीजिएगा। अब आप कहोगे सर F1 क्या है, F1 बच्चा जो है वो प्रारंभिक बल है, जो शुरुआत में बल दिया रहेगा ना वही F1 है, ये प्रारंभिक बल है। और जो R1 है ना बच्चा, ये प्रारंभिक दूरी है, जो शुरू में कहेगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, ये प्रारंभिक दूरी है। और F2 जो है ना, ये बाद में अंतिम बल बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हो, अंतिम बल। और जो यहाँ पे R2 है ना भाई, ये अंतिम दूरी है। R2 क्या है, अंतिम दूरी। वन शॉट पूरा विद्युत बल का क्वेश्चन, बोर्ड का कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा बोर्ड का रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पे कहोगे आपकी सर क्वेश्चन से समझाइए ना, तो सुनो, आवेश का परिमाण नहीं देगा, कहेगा यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो 200 न्यूटन बल लगता है। कितना न्यूटन बल लगता है, क्वेश्चन कर रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो 200 न्यूटन बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो 200 न्यूटन बल लगता है। दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दो आवेशों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो 200 न्यूटन बल लगता है।
अब यहां पे देख लो, यदि आवेशों के बीच की दूरी, यदि आवेशों के बीच की दूरी 20 मीटर कर दी जाए, 20 मीटर कर दी जाए, तो विद्युत बल होगा, तो विद्युत बल होगा, तो विद्युत बल होगा। अब इसके मान लो 4 ऑप्शन हो जाए। एक ऑप्शन हो जाए 200 का 200 रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक हो जाए कि नहीं भाई 100 न्यूटन हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दूरी आधा हो गया। एक हो जाएगा नहीं भाई डबल हो जाएगा, यानी 200 का 400 हो जाएगा। एक ऑप्शन दे दे कि नहीं भाई 50 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। रिलेशन क्या था हमारा, F1R1, तो F2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, तो F2 बराबर लिख सकते हो, F2 बराबर क्या लिख सकते हो, F2 बराबर लिख सकते हो F1 R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। इस रिलेशन को आगे बढ़ाओगे तो आ जाएगा F2 बराबर F1 इंटू R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। अब बताओ F1 का मान कितना था 200, पहले R1 कितना था तो 10 मीटर, पहले कितना था 10 मीटर, अब कितना हो गया 20, पूरा का होल स्क्वायर, ये कट गया तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। आज 200 में 4 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। हमारा आंसर कितना हो गया 50 न्यूटन। क्लियर है। तो यहां पे ये आपका कूलम के नियम से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हम लोग अब तक कर रहे थे। इसको अच्छे से देखिएगा, बनाइएगा। हाँ, 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि कूलम के नियम की जो 2 परिसीमाएं हैं उसकी चर्चा करें या उसको बताइए। तो कूलम का नियम जो है बिंदु आवेश के लिए सत्य है या स्थिर आवेश के लिए सत्य है, मतलब ये गतिमान आवेश के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप उसको लिख लीजिएगा। और फिलहाल आज इतना ही इस वीडियो में, और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।